हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त वास्तविक संख्याओं। मात्र एक वीडियो में मेरे दोस्त हम लोग का वास्तविक संख्याओं का जो बेसिक है उसको पढ़ेंगे। साथ में यूपी बोर्ड में पूछे गए प्रश्न यानी कि 2024 में कौन से प्रश्न आए हैं, 2023, 2022, 2020 में किस प्रकार के प्रश्न आए मेरे दोस्त, उनको इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, अगर मेरे दोस्त इस वीडियो का एंड तक अगर आप देख लेते हो तो मैं 100% कहता हूँ कि यहाँ से जो है इस चैप्टर से 5 नंबर का यूपी बोर्ड एग्जाम में आता है। कितना नंबर का मेरे दोस्त? तो 5 नंबर का आता है, आपका छूटने वाला नहीं है। आज के बाद मेरे दोस्त अगर ये वीडियो आखिरी तक अगर आप देख लेते हो तो 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में 100% मैं कहता हूँ छूटने वाला नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर को कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। ठीक है, सबसे पहला काम यही होता है कि वास्तविक संख्याएं सर क्या होती है। तो वास्तविक संख्याएं भैया जितने भी ब्रह्मांड में नंबर पाए जाते हैं वो सारे वास्तविक संख्या ही हैं। जितने भी नंबर पाए जाते हैं मेरे दोस्त सारे के सारे वास्तविक संख्या ही हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर कुछ एक चार्ट बना रखा है। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? तो जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे -1 को भी लिख सकते हैं, -2 को भी लिख सकते हैं, इस 1 को भी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हर एक नंबर के नीचे क्या होता है मेरे दोस्त, एक छिपा रहता है। ये पता है कि नहीं? हर एक नंबर के नीचे एक छिपा रहता है, यानी कि परिमेय संख्या हर एक वो नंबर को लिख सकते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। अपरिमेय संख्या तो कड़ी में 2, कड़ी में 3, पाई, ये सब जो नंबर होते हैं, ये जो संख्याएं होती है मेरे दोस्त वो सारी अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए मेरे दोस्त परिमेय संख्या भी दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्णांक संख्या और दूसरा भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या है आपको पता होगा मेरे दोस्त -1, -2, 1, 2, 0, यह सब क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं होती है। और भिन्न संख्याएं क्या होती हैं? 1/3, 1/4। अब कहोगे सर ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर भिन्न संख्याओं में सिर्फ और सिर्फ प्लस वाले को डिनोट करते हैं, माइनस वाला नहीं होता। ठीक है, अब आ जाइए मेरे दोस्त पूर्णांक संख्या को भी 3 भागों में बांटा गया, धन पूर्णांक संख्या है, ऋण पूर्णांक संख्या है और शून्य संख्या है। ठीक है, शून्य में मात्र एक 0 आएगा। धन पूर्णांक मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर है, प्लस वाले नंबर है मेरे दोस्त उसे धन पूर्णांक संख्या है, और ऋण पूर्णांक संख्या जितने माइनस वाले हैं उसे ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसे मेरे दोस्त आप लोग का मैं प्राकृतिक संख्या भी हम लोग पढ़ते हैं इस धन पूर्णांक को। ठीक है, इस धन पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या के रूप से भी जानते हैं। ठीक है, इतना जान लीजिए। तो यह हो गया मेरे दोस्त बेसिक चीजें कुछ वास्तविक संख्याओं की। अब देखिए इसमें पहला टॉपिक है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। मैं उसको नोट करूंगा, इसको मिटाकर उसको नोट करूंगा। उस कॉन्सेप्ट जो वहां पर दे रखा है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है उसको समझेंगे। अब साथ में एक प्रश्न लेंगे जो आपका यूपी बोर्ड में ऑलरेडी पूछा रहेगा। ठीक है, जितने भी प्रश्न इस वीडियो में करने वाले में, तो सारे प्रश्न यूपी बोर्ड में पूछे गए होंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरे दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं 100% कहता हूँ इस वीडियो के को आखिरी तक देखने के बाद आपका इस चैप्टर से एक भी डाउट्स नहीं रह जाएगा, और किस प्रकार का प्रश्न हमारी यूपी बोर्ड में आता है वो भी आपके अंदर जो डाउट्स होगा कि कैसे प्रश्न आते हैं वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, और जो पहला कॉन्सेप्ट है, जो पहली टॉपिक है मेरे दोस्त अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, उसको नोट करके आप लोग को बताता हूँ। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने पहला टॉपिक लिख रखा है, क्या है आपका? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। क्या होता है मेरे दोस्त? तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि को अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहलाती है। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसलिए लिख दे रहा हूँ मेरे दोस्त, हमारा समय बचेगा। ठीक है, तो भाज्य संख्या इक्वल टू हम कह सकते हैं अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। सबसे पहले दो चीजें इसमें आ रही हैं, एक की भाज्य संख्या क्या होती है, दूसरी अभाज्य संख्या क्या होती है मेरे दोस्त। तो भाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ इतना होता है मेरे दोस्त, समझिएगा बात को, कि भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या का लीजिए। ठीक है, संख्या से विभाजित हो मेरे दोस्त, विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब यह है कि मैंने कहा कि वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से भी विभाजित हो मेरे दोस्त, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर दिख रहा होगा
अगर मेरे दोस्त 4 ले लें तो 4 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के लिए हम लोग कह सकते हैं 4, ठीक है, 6, 8, 9, 10, 12 ऐसे डॉटेड करके चलता रहेगा, ठीक है। तो 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है मेरे दोस्त? तो 4 को अगर आप देखोगे तो हम लोग 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं। यानी कि एक एक्स्ट्रा नंबर से काट रहे हैं कि नहीं, 2 से हम विभाजित कर रहे हैं ना, तो इसलिए क्या है, ये भाज्य संख्या है। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना जानते होंगे या फिर कह लें अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड मान लीजिए 10 का निकालते तो ऐसे निकालते हैं ना, तो 2 से काटते हैं तो 5 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 1 बार में कटेगा। तो इधर जितने भी नंबर आते हैं मेरे दोस्त, इधर जितने भी नंबर आते हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं, आपके अभाज्य संख्याएं होती हैं। और यहाँ पर अंदर वाला क्या होता है, भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर दो चीज़ें की बातें चल रही है, एक भाज्य संख्या की, दूसरी अभाज्य संख्या की। तो भाज्य संख्या की हमने बात कर ली, लगे हाथ हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त, अभाज्य संख्या की बात कर लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा कि यहाँ पर लगेगा ऐसा कि चैप्टर का जो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है, लेकिन मेरे दोस्त बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, आप लोग को भी तो दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होगी, वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से, किसी अन्य संख्या लिखिएगा आप लोग, संख्या से विभाजित न हो सके उसे क्या कहते हैं, उसे मेरे दोस्त अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए मेरे दोस्त 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉटेड करके चलता रहेगा, ठीक है। ये जितने भी नंबर हैं मेरे दोस्त, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से नहीं विभाजित रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य नंबर से विभाजित होगा तो भाज्य संख्या कहलाया जाएगा, और जो नहीं विभाजित होगा वो अभाज्य संख्या कहलाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मेरे दोस्त मैंने भाज्य संख्या का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, अगर आप देखोगे तो 6 को एक व स्वयं के अलावा अगर आप देखोगे तो हम लोग 2 से भी विभाजित कर सकते हैं और 3 से विभाजित कर सकते हैं, इसलिए भाज्य संख्या है। लेकिन इसमें जितने भी नंबर मैंने लिखे, मान लीजिए 11 है, तो 11 सिर्फ 11 से ही कटता है या फिर 1 से कटेगा, ठीक है। तो इसलिए लिखा भी गया है कि वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो सके उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट समझ में आई होप आए होंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है जो आपका, अब इसको समझिएगा ध्यान से, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि को अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहलाता है, ठीक है। प्रत्येक भाज्य संख्या को, ठीक है, यह भाज्य संख्या है आपका, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि को ही अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त यहाँ पर 12 को देखिए, 12 है, तो 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें मेरे दोस्त, 2 से काटेंगे 6 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, फिर से 2 3 से काटेंगे तो 1 बार में कटेगा। तो हम 12 को लिख सकते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर एग्जाम्पल्स के लिए देखें तो 2 गुणे 2 गुणे 3, इसको और छोटा करके लिखना चाहे तो 2 पे स्क्वायर गुणे 3 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो वही जो यहाँ पर लाइन में कह रहा है, इसका मतलब है ये कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, ये भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल या जितने भी हैं ये अभाज्य संख्या हैं, इनके गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि को क्या कहते हैं, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। समझ में आया? यह भाज्य संख्या है मेरे दोस्त, इसके गुणनफल जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो ऐसे गुणनफल में आए, तो ठीक है, इसको ऐसे लिखने वाली विधि को क्या कहते हैं, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। यहाँ पर लिखा भी है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल, यहाँ पर घातों में हो गया 2 का स्क्वायर, इनका गुणनफल के रूप में, इसके रूप में लिखने वाली विधि को ही अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? और अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक प्रश्न करता हूँ जो आपका प्रीवियस में ऑलरेडी आ चुका है, पिछले सालों में ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको आप नोट कर लीजिए मेरे दोस्त, मैं इसको मिटाता हूँ। और एक बहुत ही सुनहरा और अच्छा प्रश्न मेरे दोस्त, ध्यान से नोट करके बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा उसको। हाँ तो दोस्तों हमने यहाँ पर 2 प्रश्न ले रखा है, दोनों यूपी बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अब देखिए पहला प्रश्न हमने जो लिया है, कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। इसको हमने निकालना मेरे दोस्त 2-3 में सीखा था, ठीक है। आप कहोगे सर कैसे सीखा था अभाज्य गुणनखंड निकालना, तो आपने मेरे दोस्त ऐसे कुछ निकालना पड़ा है कि नहीं। 156 को अगर हम लोग ऐसे निकाल रहे थे, ये बहुत पहले पढ़े हैं, 3 में 4 में 2 में पढ़ाया जाता है,
ठीक, उससे भी नीचे आज के टाइम में पढ़ा दिया जा रहा है आपका। ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे, क्योंकि कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो कैसे मेरे दोस्त निकालते हैं, तो 2 से काटते हैं, सबसे पहले छोटे नंबर से काटते हुए हम बड़े नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। तो 2 से काटेंगे मेरे दोस्त 7 बार में कैंसिल होगा, फिर ये 8 बार में कैंसिल होगा, फिर 2 से काटेंगे मेरे दोस्त 2 3 6, अब 2 9 18 मेरे दोस्त। अब 2 से ये नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 तरीके 9, और लास्ट में ये 13 से कटेगा, क्योंकि 13 एक ऐसा नंबर है मेरे दोस्त जो अभाज्य संख्या है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ 13 और 1 से ही कटेगा, और किसी नंबर से नहीं विभाजित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 156 को हम लोग लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 156 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 13, ऐसा लिखते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर जब दो नंबर सेम है, यहाँ पर दो नंबर क्या है, सॉरी दो जो है सेम है, तो यहाँ पर 2 बार आया हुआ है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। जब भी ऐसा आएगा यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालने पर एक नंबर कई बार रिपीट हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, घातों को जोड़कर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार था 2, हमने 2 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि घातों को क्या करते हैं, गुणा करते टाइम ऐड करते हैं। यहाँ से एक घात मेरे दोस्त, यहाँ से एक घात जुड़कर 2 घात हुए, अगुड़े 3 अगुड़े 13। ठीक है, तो यह आपका आंसर होगा, यही हमसे पूछा था। यह आपका देखिए बहुत बड़े नंबर में नहीं आता है, लेकिन 1 नंबर का प्रश्न है, और आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको करने में। ठीक है, अगला जो प्रश्न लिया है मैंने दोस्त, या ऐसे उसको भी करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। ठीक है, योगफल बताना है घातों का। तो सबसे पहला काम तो यही होगा कि 144 का अभाज्य गुणनखंड कर ले, या फिर कह ले मेरे दोस्त प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, निकालेंगे 144 का हमने निकाल दिया भैया अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटा 7 बार में कैंसिल, फिर 2 बार में कैंसिल, फिर 2 से काटा मेरे दोस्त 3 बार में 6 36 आ गया, फिर 2 से काटा मेरे दोस्त 18 बार में, फिर 2 से काटा 9 बार में मेरे दोस्त, फिर 3 से काटा 3 बार में, और फिर 3 से काटा मेरे दोस्त 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर 144 का जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ रही है 2 गुणते 2 गुणे 2 गुणे 2। 4 बार 2 था, क्योंकि 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद 3 है, 3 गुणे 3। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया मेरे दोस्त, जब एक नंबर कई बार रिपीट हो रहा है तो उसको गुणा करके उसका घात पर लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त 1 2 3 4, यानी कि जोड़ेंगे जब तो 2 पे 4 घात आ जाएगा, अगुड़े यहाँ पर 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर। तो 144 को मेरे दोस्त ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त हमसे प्रश्न में यह नहीं कहा था, यहाँ पर बोला है कि गुणनखंडों की घातों का योगफल बताइए। गुणनखंडों के घातों का योगफल बताना है मेरे दोस्त, तो आपका हो जाएगा गुणनखंडों की घातों रहेगा ना, खातों मैंने लिख दिया था, घातों का योग क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा। आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 और 2 जोड़ दीजिए, 4 प्लस का 2 जोड़ दीजिए मेरे दोस्त 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, यही हमसे पूछा था। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे दोस्त मल्टीपल प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों को घुमा सकता है, लेकिन मेरे दोस्त सही तरीके से करने चाहेंगे तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए अभी 2023 में आया था, और ये भी दोनों 2023 में पूछे गए प्रश्न थे। आई होप आप लोग ये समझ में आया होगा, साथ में ये भी पता चला होगा किस प्रकार का प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, मैं इसको मिटाकर मेरे दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको बताता हूँ। आई होप ये समझ में आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, हाँ तो मेरे दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है वो आ जाता है क्या, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, जिसे मौसा कहते हैं, और HCF शॉर्ट फॉर्म में मौसा या फिर HCF से डिनोट करते हैं। तो इसको भी मेरे दोस्त हमने बहुत पहले पढ़ना सीखा है। यह में इसमें होता क्या है, तो देखिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF कैसे निकालते हैं मेरे दोस्त। तो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात वाली संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू एक समझ लेते हैं मेरे दोस्त। छोटा सा मैं एग्जाम्पल्स लेता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया मेरे दोस्त कि 4 और 8 में 2 नंबर हैं, इन्हें क्या करना है, आपको HCF निकालना है। HCF निकालना है मेरे दोस्त 4, 8 का। तो कैसे निकलेगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पर बोला है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात वाली संख्या का गुणनफल। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। 4 का निकालेंगे मेरे दोस्त ऐसे, 2 से कटेगा 2 बार में, फिर 2 से कटेगा 1 बार में, यानी कि 4 = आ जाएगा 2 गुणे 2। ठीक है, अगर 8 का निकालूं मेरे दोस्त तो 8
ऐसे निकालेंगे, 2 से कटेगा 4 बार में मेरे दोस्त, फिर से 2 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे मेरे दोस्त 1 बार में। तो 8 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणते 2। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। इन संख्याओं में जो अभाज्य गुणनखंड निकला है, यह आपका अभाज्य गुणनखंड है, ये भी आपका अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, सबसे छोटी घात वाली संख्या का गुणनखंड। सबसे पहला काम ये देखते हैं कि दोनों में सम्मिलित हो। तो 2 देखिए यहाँ पर भी है 2 बार है, यहाँ पर 2 3 बार है, तो इन्हीं दोनों में सिर्फ 2 ही हमें प्राप्त हो रहा है। अब इसमें सबसे छोटी घात वाले को कंसिडर करते हैं। अगर देखोगे मेरे दोस्त, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 का 3 घात। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि घात जुड़कर 3 घात होंगे। तो इसमें जो छोटी घात वाली है उसको कंसिडर करते हैं, यानी कि मेरे दोस्त इन दोनों में से अगर कंसिडर करना रहेगा तो इसको कंसिडर करेंगे। दोनों सेम नंबर है और 2 का स्क्वायर है मेरे दोस्त, तो 2 के स्क्वायर वाले को कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो मिनिमम होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो एक बार यहाँ पर 2 लिख लेंगे। ठीक है, इंटू यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो एक बार 2 लिख लेंगे। कि यहाँ पर क्या होता है कि जो दोनों में सम्मिलित हो उसे ही सिर्फ एचसीएफ निकालते वक्त लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे 2 है, ये नहीं है लेकिन यहाँ पर है, तो इसको छोड़ देते हैं। इसको सोल्व कर देंगे मेरे दोस्त, तो 4 आएगा, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ जो होगा मेरे दोस्त 4 होगा। ठीक है, समझ में आया। मैंने एक प्रश्न में लिखा है जो 2024 में ही पूछा था, अभी जस्ट पिछले साल। क्या कह रहा है 182 और 78 का एचसीएफ होगा। मेरे दोस्त यह समझ में आया होगा, तो ये भी आप निकाल सकते हो, मैं निकाल देता हूँ ऐसे तो। सबसे पहला काम एक जरूर कीजिएगा कि वीडियो को रोकिए और इस प्रश्न को एक बार खुद से सॉल्व कीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, क्योंकि प्रश्न को सॉल्व करने से क्या होता है मेरे दोस्त, जो कॉन्सेप्ट होते हैं और अच्छे से क्लियर होते हैं आपके। ठीक है, तो इसलिए जरूर मेरे दोस्त वीडियो को रोकिए, एक बार इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं बताता हूँ मेरे दोस्त, अभी तक जरूर सॉल्व किए होंगे। जिन भाइयों को नहीं आ गया अच्छी बात है, जिन भाइयों को नहीं आया यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। 182 का हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 से कटेगा 9 बार में, फिर 2 एक कम 2, यानी कि आ जाएगा 91। अब देखिए 91 मेरे दोस्त 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इधर वाला नंबर जैसे ही आपका विषम संख्या में आ जाता है आपका नहीं कटेगा। अब आप कहोगे सर विषम संख्या क्या क्या होती है, तो सिंपली आपको पता होगा मेरे दोस्त, जो संख्या 2 से भाज्य नहीं होती, 2 से भाज्य मतलब कटे ना, भाज्य मतलब क्या कि कटे ना, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य नहीं है उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त, विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम संख्या। सिंपल सा चीज़ है, सिंपली आपको याद भी रख सकते हो। ठीक है, और जो संख्या 2 से भाज्य होती है उसे हम सम संख्या कहते हैं, इतना पहले आप लोग को पता भी होगा। अब देखिए 2 से हमने काटा 91 आ गया, 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा मेरे दोस्त, तो 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7 और 7 तरीके 21। अब देखिए 13 आ गया, 13 भी एक अभाज्य संख्या है, तो सिर्फ और सिर्फ ये 13 से ही कटेगा, तो 13 एक कम 13। ठीक है, तो 182 इक्वल टू आ गया आपका 2 गुणते 7 गुणते 13। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए 78 को हम लोग भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दें। 78 का तो 2 से काटेंगे 3 बार में, और एक कैरी होगा मेरे दोस्त, तो 9 बार में कैंसिल होगा, फिर से 3 से काटेंगे क्योंकि यह 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा मेरे दोस्त 13 बार में, फिर 13 से काट देंगे मेरे दोस्त 1 बार में। तो यहाँ पर 78 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ जा रहा है 2 गुणे 3 गुणते 13। हमें बताना था कि 182 और 78 का एचसीएफ लिखते कैसे मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान समझिएगा। एचसीएफ ब्रैकेट में हो जाता है 182 कामा 78। ठीक है, इसका हम लोग एचसीएफ निकाले हैं 2 नंबरों का। इन दोनों में जो दोनों में सम्मिलित हो उसे ही हम सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ में लिखते हैं। तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 2 को लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, तो इसका मैचिंग नहीं मिल रहा है, क्योंकि 3 यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं है, 7 यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं है। इंटू 13 का मैचिंग है, क्योंकि 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी, नहीं कि 13 भी हो जाएगा। अब बूढ़ा करा दीजिए मेरे दोस्त 26। यही आपका क्या होगा मेरे दोस्त, आंसर होगा। जनरली ऐसा प्रश्न 1 नंबर में आ जाता है, बहुविकल्पी, या इस समय बहुत ज़्यादा आ रहा है पीरियड में। 20 क्वेश्चन हर साल पूछता है। मेरे टाइम में क्या था मेरे दोस्त, 5-7 क्वेश्चन बहुविकल्पी पूछते थे, और आपका जो ओएमआर सीट अभी आ रहा है ना, वैसा कुछ नहीं था। उससे हम लोग नोटबुक में ही क्या करते थे, लिख देते हैं उससे उसको। ठीक है, लेकिन अभी क्या है 20 क्वेश्चन के लिए अलग से ओएमआर आ रहा है, उसके थ्रू आप लोग को इसको फिल करना होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर हमने 2 नंबर लिए रखे हैं, कहीं कहीं पर क्या होता है कि 3 नंबर आ जाता है। ठीक है, जब 3 नंबर आएगा तब क्या करना है, तो मान लीजिए 1 नंबर और आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, 39। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, 3 से काटते हैं, 13 बार में कैंसिल होगा, फिर 13 से काटेंगे, 1 बार में कैंसिल होगा, फिर
उन तीनों में जो सम्मिलित होगा उसको सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर भी था, 2 यहाँ पर भी था, तो जो तीसरा नंबर होगा उसमें भी जब 2 रहेगा तभी जाकर 2 कॉमन होगा, यानी कि 2 एचसीएफ के लिए लिखा जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 13 अगर कॉमन था दोनों में तो अगले वाले में भी 13 रहेगा तभी। अगर एक भी में नहीं मैच करता है ना 3 नंबर लेने के बाद तो आपका वो एचसीएफ नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ मेरे दोस्त, अभी तो महत्तम समापवर्तक हो गया, अभी इसमें एक और टॉपिक है लघुत्तम समापवर्तक, उसको भी पढ़ता हूँ, बताता हूँ मेरे दोस्त, हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटाकर उसको नोट करके मेरे दोस्त आप लोग को बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर मैंने नोट किया है, देखिए क्या है, लॉसर या फिर एलसीएम। तो लॉसर क्या होता है मेरे दोस्त, इसको भी निकालना हमने बहुत पहले पढ़ा है। ठीक है, मिनिमम 2 नंबर की आवश्यकता पड़ती है लघुत्तम समापवर्तक को निकालने के लिए। लॉसर का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक, लेकिन मेरे दोस्त कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं होता, मैंने नहीं लिखा इसे। ठीक है, लॉसर या एलसीएम से ही नाम से हम लोग जानते हैं। क्या होता है मेरे दोस्तों, संख्याओं में संबंधित प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड संबंध है या प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात वाली संख्या को का गुणनफल। ठीक है, सबसे बड़ी घात वाली संख्या का गुणनफल। मैंने एक एग्जांपल्स भी ले रखा है जो 2020 में आ चुका है। मैंने बताया था मेरे दोस्त इस वीडियो को जब स्टार्ट किया तो वहीं पर जितने भी प्रश्न इस वीडियो में होने वाले सारे जो होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। ठीक है, तो ये भी 2020 में आ चुका है। इसको पहले मेरे दोस्त इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि मान लीजिए हमने 2 नंबर ले लिया और बोल दिया एलसीएम बताइए। ठीक है, एलसीएम बताइए, आपका नंबर मैं ले लेता हूँ आपका यहाँ पर 15 और 45। ठीक है, 2 नंबर हमने ले लिया और इसका पूछ दिया एलसीएम, या फिर मेरे दोस्त कह लूँ लॉसा, ऐसे भी लिख सकता है ऐसे भी लिख सकता है, जो यहाँ पर ठीक लगे एग्जामिनर को, आप भी ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या करना होगा, 15 का आपका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले तो निकालना होगा। ठीक है, तो 3 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे मेरे दोस्त 1 बार में, तो 15 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 5। और 45 का अगर निकालूँ मेरे दोस्त प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 से कटेगा 15 बार में, 3 कम 3 3 5 15, फिर 3 से काट देंगे मेरे दोस्त 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे 1 बार में। तो यहाँ पर 45 इक्वल टू हो जाएगा मेरे दोस्त 3 गुणे 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुणे 5। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे कुछ आपका लिखने का प्रोसेस है। हमें बताना क्या है, एलसीएम बताना है। तो एलसीएम के लिए मेरे दोस्त जो कॉमन है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं कॉमन है उसको भी लिखते हैं। सिंपल इतना याद रखिए। अगर यह नहीं समझ में आ रहा है कि संख्याओं के संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ी घात वाली संख्या का गुणनफल, ठीक है, जो इसमें सबसे बड़ी घात वाली संख्या है उसका गुणनफल। ठीक है, इन दोनों में देखोगे 3 में तो 3 का स्क्वायर ये बड़ी घात है तो 3 का स्क्वायर नोट कर देंगे। 5 है और यहाँ पर भी 5 है तो इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 गुणे 3 यानी कि और गुणे 5, इसको सॉल्व करेंगे 3 तरीके 9 गुणे 5, 9 बचे 45 होगा। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त एक चीज़ समझिए ध्यान से कि यहाँ पर मैंने ऐसे कुछ लिखा, बहुत सारे मेरे भाई लोग कंफ्यूज भी हो गए होंगे, तो इतना ध्यान रखिएगा जो दोनों में सम्मिलित हो उसको लिखना होता है। यहाँ पर 3 है मेरे दोस्त, उसको लिखा हमने, 3 को लिखा, और फिर 5 है तो 5 को लिखा, और जो नहीं भी सम्मिलित है उसको भी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एचसीएफ में क्या आता है, जो दोनों में सम्मिलित हो सिर्फ और सिर्फ उसे लिखते हैं। एलसीएम में क्या आता है, जो दोनों में कॉमन है उसे भी, जो नहीं कॉमन है उसे भी लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो 2 3 देखिए दोनों में था, एक बार तो लिखा गया, 2 बार लिखा गया, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 3 था एक्स्ट्रा। तो मैंने बताया जो दोनों में सम्मिलित हो उसे, जो नहीं सम्मिलित हो उसे भी लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे दोस्त एक प्रश्न भी है, जिन भाइयों को यहाँ पर छोटा मोटा डाउट्स रहा है यहाँ पर क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 पद ले रखा है क्योंकि ये 2020 में प्रश्न आ चुका है। मैंने अपने तरीके से यहाँ पर अपने हिसाब से प्रश्न नहीं बनाया है। ठीक है, यह 2020 में और बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो आपको इससे आइडिया भी लग रहा होगा मेरे दोस्त कि किस प्रकार का प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे दोस्त हमको इसको सोल्व करते हैं। 15 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो 3 से काटेंगे 5 बार में कैंसिल होगा, 5 से काटेंगे 1 बार में, यानी कि 15 इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 गुणे 5। 18 का निकालेंगे मेरे दोस्त, तो आपका पता है होगा कि 2 से कटेगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, क्योंकि 9 तो नहीं कटता है ना 2 से, फिर 3 से कटेगा 1 बार में, यानी कि 18 इक्वल टू आ जाएगा मेरे दोस्त 9 गुणते, सॉरी छोटा सा मिस्टेक हो गया, 2 गुणते 3 गुणे 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 का स्क्वायर, या फिर रहने दीजिए ऐसे ही लिखिए आप। 24, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 2 से काटेंगे 12 बार में दोस्त, फिर 2 से काटेंगे 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में, फिर 3 से काटेंगे 1 बार में। तो यहाँ पर 24 का जो आ जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यही आएगा ना।
अब हमें बताना है क्या मेरे दोस्त, लॉस, लघुत्तम समापवर्तक बताना है लॉस किसका किसका, तो 15, 18, 24। ठीक है, जिसका भी लॉस निकालना है मेरे दोस्त उन तीनों नंबर को ऐसे ब्रैकेट में करके लिखते हैं। उसके बाद से लॉस निकालने के लिए करें या फिर एलसीएम निकालने के लिए इतना ध्यान रखिएगा, जो कॉमन है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं कॉमन है उसको भी लिखते हैं। ठीक है, तो 3 से स्टार्ट करेंगे या फिर पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर नहीं है, तो एक बार 2 लिख दिया। ठीक है, इनटू, अब देखिए यह 2 कंप्लीट हो गया इसमें, लेकिन इसमें 2 एक्स्ट्रा 2 बार है। ठीक है, तो 2 बार और लिखना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि और 2 कहीं नहीं है। अब देखिए 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी कि एक बार 3 और आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी 3 एक बच रहा है यहाँ पर, तो एक बार और 3 लिख लेंगे मेरे दोस्त, और उसके बाद से गुणे करके 5 है तो 5, क्योंकि और कोई नंबर नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो वहाँ पर बोला है ना, उससे और आसानी से हो जाएगा, क्योंकि 2 का गुणे या 3 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 2 पे 3 घात इंटू 3। तो देखिए भैया, जो कॉमन है उसको लिखते हैं, जो नहीं कॉमन है उसको भी लिखते हैं एलसीएम निकालते वक्त। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए यहाँ पर देखिए 3 का एक घात है, लेकिन यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 पे एक घात है। तो यहाँ पर बोला क्या है कि जो अभाज्य गुणनखंडों में है ना, क्या कर रहा है, सबसे बड़ी घात है उसको ही हम लोग लिखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों में देखोगे 3 पे यहाँ पर एक घात है, 3 पे यहाँ पर एक घात है, लेकिन यहाँ पर 3 पे 2 घात है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर देखोगे तो 2 नहीं है, यहाँ पर 2 पे 3 घात बन रहा है, तो इसको भी डायरेक्टली लिख सकते हो। समझ में आ रहा है कि 2 पे यहाँ पे 3 घात बन रहा है ना, तो डायरेक्टली लिख सकते हो 2 पे 3 घात गुणे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है तो 3 के स्क्वायर को लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ कॉमन नहीं बच रहा है, लेकिन ये 5 बच रहा है तो 5 को हमने लिख दिया। ऐसे भी कर सकते हो। इसका गुणा कराएंगे मेरे दोस्त, इन तीनों का गुणा कराएंगे 8 आएगा, इसका गुणा कराएंगे 9 आएगा। इसको नोट कर देंगे अगर, तो 8 गुणे इसका इसमें गुणा होगा तो 45, इसका इसमें गुणा होगा तो 8 5 40। ठीक है, 4 बचा, 8 चौको 32, 4 36। ठीक है, 360 आंसर आएगा इसका। तो इस प्रकार से मेरे दोस्त मल्टीपल प्रश्न आ सकते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 पद दे रखे थे, 2 पद भी आएगा, 4 पद भी आएगा। ठीक है, बस आपको जो प्रोसेस है उसको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसके बाद भी एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसके बाद क्या होगा ना, ये जो चैप्टर इसका आधा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आधा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसको मिटाकर मेरे दोस्त उस कॉन्सेप्ट को नोट करके बताता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में वहाँ से आए हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरे दोस्त ध्यान से देखिए। अगर अभी तक आप सो ही रहे हैं ना, तो थोड़ा सा जाग जाइए मेरे दोस्त, क्योंकि महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आने वाला है इस चैप्टर का। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ, उसको नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ, तो मेरे दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका ध्यान समझिए। क्या है, आपका कह रहा है कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए हैं। अगर जब भी ऐसा प्रश्न आ जाता है, मेरे 2 धनात्मक पूर्णांक दिए हों। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक प्रश्न ले रखा है, प्रश्न के थ्रू आप बहुत आसानी से समझेंगे। सबसे पहले इस फार्मूले को समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है ए गुणे बी, तो जो ए गुणे बी है ना, 2 आपके नंबर हैं, 2 पूर्णांक नंबर है। ठीक है, अब पूर्णांक क्या होते हैं मेरे दोस्तों, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपके नंबर होते हैं, जीरो वाले, माइनस वाले, प्लस वाले, वो सारे पूर्णांक होते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कौन हो जाएंगे मेरे दोस्तों, जो पॉजिटिव नंबर, सिर्फ जो प्लस वाले होंगे। ठीक है, वह क्या होंगे, धनात्मक पूर्णांक होंगे। इतना समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मेरे दोस्त +2, +3, +1, जितने भी प्लस वाले नंबर होंगे वो धनात्मक पूर्णांक होंगे। ठीक है, अगर 2 धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं तो ए गुणे बी, उन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणा, ठीक है, बराबर होता है एचसीएफ, जो होता है ए कामा बी, यानी कि उन दोनों का जो एचसीएफ निकलेगा, और एलसीएम ए कामा बी। ठीक, यानी कि उन दोनों का जो एलसीएम निकलेगा। ठीक है, यह फार्मूला होता है। इसका जब उपयोग करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसका एक, मान लीजिए हम यहाँ पर तो इंग्लिश में डायरेक्टली लिख दिए, इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है आपका लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम नहीं, महत्तम लिखिए पहले, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, उन दोनों का इंटू लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, ऐसे भी हम लोग बहुत सारी जगहों पर लिखते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी मेरे दोस्त ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो हमें निकालना है वो काम आप कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मेरे दोस्त, तो एचसीएफ ए कामा बी इक्वल टू निकल कर आ जाता है ए क्रॉस बी, यानी कि ए गुणे बी बटे एलसीएम ए कामा बी। यहाँ से क्या हुआ, एलसीएम को हमने नीचे लाया। अब देखिए जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए कि यहाँ पर देखिए मैंने प्रश्न भी लिखा है कि दिया गया है कि लघुत्तम समापवर्तक है,
तो मौसा ज्ञात कीजिए, यानी कि यही वाला है, ठीक है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। मौसा कर ले मेरे दोस्त हिंदी में होता है महत्तम सवर्तक, एचसीएफ जो होता है आपका इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए बोल दिया। तो अगर आप देखोगे मेरे दोस्त चाहोगे तो यहाँ पर ऐसे करके इन दोनों को निकाल सकते हो, लेकिन मेरे दोस्त इस फार्मूले से बहुत आसानी से हो जाएगा, यह कहने का तात्पर्य है, ठीक है। और जब इस प्रकार से देगा तो आपका 2 नंबर में प्रश्न आएगा, तो आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा इसी विधि से, ठीक है मेरे दोस्त। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान समझिएगा। मैंने यहाँ पर एचसीएफ इक्वल टू लिखा है ए कामा बी। तो ए की वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो 132 है, और बी की वैल्यू जो मेरे दोस्त है 200। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी 132। पहला व्यंजक क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो पहला पूर्णांक, ठीक है 132। दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जो बी इक्वल टू होगा 288, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ऐसे 2 नंबर हो गए। अब देखिए मेरे दोस्त एचसीएफ इक्वल टू हमने ए कामा बी इक्वल टू लिखा है यहाँ पर ए गुणे बी बटे एलसीएम ए कामा बी, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मेरे दोस्त लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम में पूछ रहा है नहीं सॉरी महत्तम पूछा है ना, महत्तम समापवर्तक ए कामा बी, ठीक है। या फिर मेरे दोस्त डायरेक्ट मैं फार्मूले के स्थान पर इसको अप्लाई करता हूँ, तो 132 कामा 288 बराबर ए गुणे बी हो रहा है। तो ए के स्थान पर 132 है तो 132 मेरे दोस्त, और गुणे 288 तो 288, अब बट्टे आपका हो जाएगा यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है एलसीएम है, एलसीएम को हम क्या लिखते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ब्रैकेट में हो जाएगा आपका मेरे दोस्त ध्यान समझिए 132 कामा 288, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर 132 है, 132 गुणे 288 बटे इसकी वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 3168। क्या दे रखा है मेरे दोस्त 3168। अब इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। देखिए बड़े नंबर से अगर कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे तो छोटे नंबर से करेंगे, सिंपल सा प्रोसेस होता है। तो अगर आप देखोगे मेरे दोस्त तो यहाँ पर 4 से कैंसिल हो रहा है, क्या ऊपर वाला हो रहा है, नीचे वाला देखो 4 7 28 और 3 कैरी करेगा, हाँ हो रहा है 4 1 2 4 3 12, 4 चौक को 4 3 12 4 3 12, ठीक है 33 आ गया। यहाँ पर देखिए 4 7 28, 3 कैरी होगा 36 हो गया, 4 9 36 और 4 2 8। अब देखिए मेरे दोस्त यह दो है आपका, रुक जाइए 11 से कटेगा, 11 3 33 और यहाँ पर कट जाएगा 11 7 77 और 11 2 22, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर 33 जो सॉरी 3 बार आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 से कटेगा, हाँ 3 1 कम 3 और 3 2 6 और 3 चौक को 12। तो आपका आ गया यहाँ पर जो आ रहा है 288 बटे अभी आ गया है 24, ठीक है। अब 24 से इसको डिस्टॉर्ट किए, काटने का प्रयास कीजिए, कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कट रहा है 24 से कम 24 और यहाँ पर हो जाएगा 24 से कम 24 और 4 ट्रांसफर हुआ 48 हुआ, 24 दूना 48। तो यानी कि मेरे दोस्त जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर मैं इधर लिख लेता हूँ 12 आएगा आपका, इसका वैल्यू मौसन जब निकालें हमने तो 12 आ गया, ठीक है। 132 कामा 288 का जब मौसन निकालने तो 12 आ रहा है, ठीक है। बहुत आसानी से हो गया। अगर मेरे दोस्त यहाँ पर 132 से डायरेक्ट भी काटते ना तो कट जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है बड़ा नंबर से काटना हमारे लिए उतना आसान नहीं है, तो इसलिए मेरे दोस्त हमने क्या कि छोटे छोटे नंबर से काटना का प्रयास किया, काट दिया तो 12 आ गया ना। ऐसे कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो इस फार्मूले का क्या उपयोग है अब आई होप आप लोग को समझ में आया। जो ए और बी है ना, जो 2 नंबर दे रखा है या और या वही होंगे, ठीक है। जैसे हम 2 नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना अभी जस्ट पढ़ा है ना, वही है ए और बी। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फार्मूला है मेरे दोस्त। एचसीएफ के लिए मैंने यहाँ पर निकाल कर दिखा दिया, एलसीएम के लिए मेरे दोस्त इसको मिटाकर एक और एग्जाम्पल लिखकर मैं बताता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया मेरे दोस्त। समझ में आया तो प्लीज़ मेरे दोस्त वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और व्यूअरशिप भी वीडियो पर नहीं आता, तो थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए इस वीडियो को, और इस वीडियो के साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं इसको मिटाकर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको नोट कर मेरे दोस्त बताता हूँ। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, क्या कह रहा है, दिया है मौसन 99
153 जो है 9 है, अतः लॉस है 99 153 को ज्ञात करना है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक दे रखा है, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए हमने एक प्रोसेस ये पढ़ा है कि 99 क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, 153 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए और कर दीजिए। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त जो हमारा फार्मूला है उससे बहुत ही आसानी से 1 नंबर अगर में यह प्रश्न आएगा तो आप 1 मिनट से भी कम समय में कर दोगे। कैसे मेरे दोस्त, तो हमारा फार्मूला देखिए, अगर यह दोनों अगर आपको नहीं भी याद है तब पर भी काम चल जाएगा, लेकिन ये पहला वाला याद होना चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है मैं हिंदी में लिख देता हूँ गुणे, ऐसे लिखता हूँ महत्तम समापवर्तक, पहले लिखता हूँ महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 2 पूर्णांकों का गुणनफल, 2 संख्याओं का कर लीजिए या फिर 2 संख्याओं का लिखिएगा, संख्याओं का गुणनफल। बस इतना याद रहेगा आपको मेरे दोस्त, तो बहुत ही आसानी से आप कर जाओगे इस प्रकार का जब भी प्रश्न आएगा तो। ठीक है, यही है आपका पहला वाला। ठीक है, ए इंटू बी यहाँ पर लिखा है, जो 2 नंबर है उनके बारे में लिखा है, और यह सी एफ ए कामा बी और एलसीएम ए कामा बी। ठीक है, तो इसको पहले और इसको बाद में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर जो हमने लिखा है, बस मेरे दोस्त यह पता है तो आप कर ले जाओगे। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, तो मौसा दे रखा है 9 और लघुत्तम समापवर्तक है आपको पूछा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि 9 गुणे, मौसा के स्थान पर हमने डायरेक्टली यहाँ से 9 रखा, और लघुत्तम समापवर्तक ब्रैकेट में इसको लिख लीजिएगा 99 153 को। ठीक है, बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। तो हमें पता नहीं है कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर दे रखा है, ए आपका यह ए को रिप्रेजेंट करेगा 99 और ये बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इन दोनों के स्थान पर, या फिर डायरेक्टली आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 99 गुणे 153 कर दीजिए, क्योंकि दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, यही तो है मेरे दोस्त, वह दोनों संख्याएं यही तो है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि गुणा, गुणनफल मतलब मेरे दोस्त गुणा होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो 9 गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट होगा, तो लॉस लघुत्तम समापवर्तक 99 कामा 153 बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 99 गुणे 153 अब बटे 9, 9 एक कम 9, यहाँ पर 9 एक कम 9 हो जाएगा, 9 एक कम 9 यानी कि 11 बार में कैंसिल होगा, 11 का इसमें गुणा कराएंगे, तो 11 3 33 मेरे दोस्त 3 कैरी हुआ, 11 5 55 3 58 5 कैरी हुआ, 11 कम 11 5 16। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक इक्वल टू मेरे दोस्त हो जाएगा 99 कामा 153। ठीक है, इस प्रकार से मेरे दोस्त जो हमारा पूछा था कि आप लॉस बताइए, हमने निकाल दिया, बहुत आसानी से निकल गया कि नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया, इन तीनों फार्मूलों का कैसे उपयोग करते हो भी समझ में आया। ठीक है, इसको हम लोग अगर ऐसे लिख दें, HCF ए कामा बी गुणे LCM ए कामा बी इक्वल टू ए गुणे बी, तो मेरे दोस्त यहाँ से कभी भी मेरे दोस्त क्या होगा कि मान लीजिए आपका HCF निकालना है ए कामा बी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ, ए गुणे बी या बटे LCM हो जाएगा, LCM ए क्रॉस बी। इस प्रकार से मल्टीपल टाइम देखिए जो हमने यहाँ पर लिखा था ना वही यहाँ पर आ गया, तो ऐसे आप ज्ञात कर सकते हो। अब देखिए मेरे दोस्त इसमें एक प्रकार का और प्रश्न आ जाता है, लेकिन मेरे दोस्त किसी साल पूछा नहीं है अभी तक। ठीक है, नोटबुक सॉरी बुक में देखोगे तो मिल जाएगा, लेकिन किसी साल भी पूछा नहीं है। क्या कि यहाँ पर क्या होगा कि HCF की वैल्यू दे देगा, LCM की वैल्यू भी दे देगा। ठीक है, और आपका HCF और LCM की वैल्यू देने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट में देगा, तो ए क्रॉस बी का मान कुछ पूछता है, तो ऐसे प्रश्न आते हैं, लेकिन कभी आया नहीं तो हम लोग करेंगे नहीं मेरे दोस्त। ठीक है, इतना ही आप लोग कर लीजिएगा। इस तरीके से मेरे दोस्त वास्तविक संख्या का आधा कंप्लीट हुआ, ये नहीं कि पूरा, अभी आधा कंप्लीट हुआ। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, एक कॉन्सेप्ट है वास्तविक, एक कॉन्सेप्ट है उसको बताता हूँ, साथ में इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, तो वीडियो को स्किप करके अभी मत जाइएगा मेरे दोस्त, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए बोला था मेरे दोस्त, वीडियो को अगर आखिरी तक आप देख सकते हो तो देखना, क्योंकि स्टार्टिंग में चले जाओगे तो कोई लाभ नहीं होगा, लास्ट में जाओगे मेरे दोस्त मैं 100% कह रहा हूँ आपका यहाँ से 5 नंबर का पूछता है, और आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटने वाला, आपके भाई की गारंटी है। ठीक है, पूरा वीडियो एंड तक देखोगे तो। ठीक है, तो मैं इसको मिटाकर जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया उसको बताता हूँ, फिर उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे 2-3 उदाहरण करेंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे जो ऑलरेडी प्रीवियस इसमें आ चुके हैं, और मतलब वो ऐसे क्वेश्चन है, गो टू क्वेश्चन है, एकदम लगातार पूछा हर एक साल। ठीक है मेरे दोस्त, उनको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ तो मेरे दोस्तों मैं इसको मिटाकर उसको नोट करके मेरे दोस्त मैं बताता हूँ।
हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला टॉपिक हमने यहाँ पर लिख रखा है, क्या है आपका, कह रहा है परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ये कुछ खास नहीं है मेरे दोस्त, प्रश्न करेंगे तो अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखा है स्टेटमेंट। क्या कह रहा है, कह रहा है कि मान लीजिए कि यम एक अभाज्य संख्या है, यदि यम पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो यम पी को भी विभाजित करेगा, जहाँ पी एक धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक आप लोग को समझ में आता होगा क्योंकि मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, जितने भी नंबर होते हैं पॉजिटिव वाले नंबर धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ पर बोला है कि यम एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न विभाजित हो सके। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं 2 3 5 आपका 7 11 13, क्योंकि ये सब ऐसे नंबर चलते जा रहे हैं ना कि जो अपने व एक से किसी और अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगे। ठीक है, नहीं कि एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आया इतना। तो अब देखिए यहाँ पर बोला है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये हो जाएगा कि मान लीजिए अगर हम 15 का स्क्वायर कर दें मेरे दोस्त, अब बट्टे कर देते, तो 15 जो होगा मेरे दोस्त ना, वो 15 का स्क्वायर अगर 3 से कट रहा है, ठीक है, 15 का स्क्वायर 3 से कट रहा है अगर मेरे दोस्त, तो अगर काटोगे तो ये कट जाएगा, 75 बार में कुछ समथिंग कटेगा, तो 15 भी 3 से कटेगा। यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 15 भी 3 से कटेगा, यानी कि जो उसकी स्क्वायर वाली वैल्यू आएगी वह नीचे वाली वैल्यू से अगर कट रहा है, अब भाज्य संख्या नीचे होना चाहिए, कट रहा है मेरे दोस्त, तो वह जो वैल्यू अंदर है वो भी कटेगा। यानी कि 15 का स्क्वायर 225 किया मेरे दोस्त, और 3 से काटा तो 75 बार में काटा, तो 15 भी 3 से कटेगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना समझ में आया मेरे दोस्त। अब देखिए इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है प्रश्न आने वाले हैं। तो अभी अगर आप सो रो रहे होंगे तो जाग जाइए, एकदम तुरंत जागिए। मेरे दोस्त सो रहे हैं अभी तक तो जागिए, और क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला है। वीडियो पसंद आ रही है यहाँ तक, वीडियो को लाइक सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, मैं इसको मिटाकर पहले प्रश्न को नोट करके बताता हूँ। 2-3 क्वेश्चन को, 2-3 प्रश्नों को बताऊंगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। हाँ दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर हमने 2 प्रश्न लिख रखे हैं। क्या कह रहा है, पहला प्रश्न दिखाइए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये 2019 से लेके मेरे दोस्त 2024 में हर एक साल पूछा है किसी न किसी सेट में। ठीक है, अगला प्रश्न सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी 2019 से लेके मेरे दोस्त 2024 तक लगातार आया। 2024 में 2 सेट में आया था प्रश्न। ठीक है, तो दोनों प्रश्नों का करने का प्रोसेस एक ही मेरे दोस्त। एक प्रश्न को मैं बता दूंगा, दूसरा आप कर जाओगे। ठीक है, तो मैं इस वाले को बताता हूँ। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार का कभी भी प्रश्न आए मेरे दोस्त और उसको प्रूव करने के लिए बोल दे, तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, उस चीज़ में घुसते हैं जिसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है। तो अपरिमेय के बारे में कभी भी किसी भी टीचर आपको बताएगा कि मेरे दोस्त कम ही नॉलेज है, क्योंकि कम उसके बारे में जानकारी है। लेकिन मेरे दोस्त क्या है कि परिमेय संख्या के बारे में ज़्यादातर जानकारियाँ हैं, हमें पता है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे मेरे दोस्त, जो यहाँ पर दे रखा है ना कि यह कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या, इसके ठीक अपोजिट मान लेंगे कड़ी में 2 क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर नोट कर देंगे मेरे दोस्त, सिंपली समझिएगा कि माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है मेरे दोस्त, परिमेय संख्या है। अतः जब यह कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, तो हम उस हिसाब से कह सकते हैं कि कड़ी में 2 जो बराबर होगा P/Q के। ठीक है, बहुत सारी किताब में A/B के रूप में लिखता है, लेकिन मेरे दोस्त जनरली मैं P/Q के रूप में ही बताता हूँ। ठीक है, तो कड़ी में 2 जो है बराबर हो जा रहा है P/Q के। इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने पढ़ा है मेरे दोस्त कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जब किसी नंबर को हम P/Q के रूप में लिखते हैं मेरे दोस्त, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। आगे कंडीशंस इसमें कुछ चलते हैं मेरे दोस्त। कंडीशंस क्या होते हैं कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 के, Q इज नॉट इक्वल टू 0 के, और P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य, ठीक है, संख्याएं हैं। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो इसके बारे में भी आप लोग समझ जाइए कि सहअभाज्य संख्याएं मतलब इतना होता है भैया ना कि जो P और Q है, सहअभाज्य संख्याएं कब होगी, जैसे कि मान लीजिए 3/2 आ जाए, 3/2, तो यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों कंडीशनों में सहअभाज्य संख्या है, उनके उभयनिष्ठ गुणनखंडों में एक के अलावा कुछ कॉमन न हो। क्योंकि मेरे दोस्त ये ऊपर नीचे एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, इतना ध्यान रखिए। जैसे कि मेरे दोस्त अगर मैं 2/4 ले लूँ मेरे दोस्त, तो 2/4 होगा आपका क्या कि या 2 से कटेगा एक बार में, या नीचे वाला भी 2 बार में कट जाएगा। यानी कि इन दोनों में अगर कॉमन देखते हैं तो आप एक के अलावा एक और नंबर कॉमन है जो कि 2 है। 2 से ऊपर नीचे कट रहा है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि P और Q कैसे नंबर होने चाहिए, सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। यानी कि जैसे कि 3/5 कर सकते हो,
9/16 कर सकते हो। तो 9/16 में 1 के अलावा किसी अन्य नंबर से विभाजित नहीं होगा, लेकिन 9/15 ले लोगे मेरे दोस्त तो यह 1 के अलावा कट रहा है, क्योंकि 3 से 3 बार में कैंसिल होगा, ये 5 बार में। तो 3/5 क्या है, एक दूसरे के सहवास संख्या है, क्योंकि 1 के अलावा कुछ और कॉमन ना हो। सिंपली इतना याद रखना। समझ में आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मेरे दोस्त, इसको मैं सोल्व करता हूँ, इसका इसमें गुणा करा दूंगा। तो कड़ी में 2q बराबर p। ठीक है, अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब करेंगे मेरे दोस्त तो हो जाएगा कड़ी में 2 का q, कड़ी में 2q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर। सोल्व कीजिए मेरे दोस्त तो हो जाएगा 2 क्या मेरे दोस्त 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। क्योंकि आपको पता होगा मेरे दोस्त, कड़ी में 2 का गुणा मेरे दोस्त कड़ी में 2 से होता है तो कड़िया हो जाती है समाप्त, बचता है 2 को हमने लिख दिया। अब q का गुणा मेरे दोस्त q में होगा तो q स्क्वायर आएगा आपका। समझ में आया इतना? ठीक है, आगे देखिए मेरे दोस्त, यहाँ से q की वैल्यू निकालिए तो q स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं p स्क्वायर बट्टे 2। समीकरण नंबर इसे मान लीजिएगा आप लोग, रुक जाइए, इसे मानिएगा 1, इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्या, रुक जाइए कन्फ्यूजन बन रहा है, 1 मिनट। ठीक है, इसे 1 मानिएगा, ठीक है ना। अब देखिए मेरे दोस्त आगे आ जाइए, यहाँ पर मैं इसको मिटाता हूँ, ध्यान समझते रहिए, जो भी पॉइंट मैं लिखाऊंगा उसको लिखते रहिएगा आप लोग। ठीक है, अभी वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं आप लोग, तो क्योंकि वो तो आपके हाथ में, मेरे को रोकना आगे बढ़ाना वो आपके हाथ में। ठीक है, तो मैंने कहा कि q स्क्वायर बराबर आ गया p स्क्वायर बट्टे 2। तो चूंकि मेरे दोस्त यहाँ पर जो p और q सहवास संख्याएं हमने मानी है, पूर्णांक संख्याएं भी है। ठीक है, क्योंकि कभी भी p और q क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक नंबर ही होते हैं। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि p स्क्वायर बट्टे 2 एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। क्या है मेरे दोस्त, पूर्णांक संख्या है, इसको ऐसे नीचे से लिख लीजिए, संख्या है, तो समझ है। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया मेरे दोस्त p स्क्वायर बटे 2 एक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो नंबर होते हैं वो पूर्णांक संख्या कैसे होते हैं, जैसे कि माइनस वाले प्लस वाले जितने भी नंबर होते हैं पूर्णांक संख्या होता है। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था पूर्णांक संख्या क्या होती है। ठीक है, अब देखिए क्या है भाई कि p स्क्वायर को 2 जो है विभाजित कर रहा है, अब 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं, मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं, अतः p स्क्वायर को 2 विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा। ठीक है, इसलिए मेरे दोस्त p भी 2 से भाज्य होगा। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो अभी मैंने इस प्रश्न के जस्ट बाद बताया था कि यम जो है एक अभाज्य संख्या है, तो यम जो है p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो p को भी विभाजित करेगा। ऐसा कुछ था ना कि यम जो है अगर अभाज्य संख्या है और p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो यम जो है p को भी विभाजित करेगा। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था 15/3 करके, 15 का स्क्वायर किया था 225 हो रहा था। तो अगर देखोगे मेरे दोस्त ये 3 से कट रहा था, तो आपका 15 भी 3 से कट रहा है, वही यहाँ पर काम हो जा रहा है। अगर मेरे दोस्त p स्क्वायर जो है 2 से विभाजित है, p स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, तो ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, p भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, समझ में, p भी 2 से भाज्य होगा। और यहाँ पर लिख लेंगे मेरे दोस्त, माना p/2 इक्वल टू k1, जो आपका भाज्य आ रहा है ना, इसे k1 मान लेंगे। k1 क्या है मेरे दोस्त, एक नियतांक है। क्या है मेरे दोस्त, एक नियतांक है, कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वैल्यू है और कुछ नहीं है। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए मेरे दोस्त, इसका इसमें गुणा करा दें तो p इक्वल टू आ जाएगा 2k1, समीकरण नंबर इसे मान लेंगे 2। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखिए मेरे दोस्त, आगे बढ़ जाइए, आगे मैं ऊपर से नोट करूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा प्रश्न होता है और आपका ये 4 नंबर में जनरली आता भी है। ऐसे जब भी आएगा 4 नंबर में आएगा एक प्रकार से, और इसमें प्रश्न पूछता है वो आएगा तो 2 नंबर में आएगा, लेकिन वो छोटा है, बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा मेरे दोस्त p बराबर हो जाएगा 2k1। अब देखिए p का यह मान लाकर समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, q स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पर,
क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे 2 है। पी की वैल्यू यहाँ पर है 2k1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब बट्टे हो जाएगा मेरे दोस्त 2, नीचे 2 है तो 2। इतना समझ में आया। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर होगा 4 होगा, k1 स्क्वायर हो जाएगा बट्टे 2, 2 से कैंसिल आउट हुआ 2 बार में, तो क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2, ठीक है, k1 स्क्वायर, यही आएगा ना, यही आएगा, ठीक है। तो k1 स्क्वायर की यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो क्यू स्क्वायर बट्टे 2 बराबर k1 स्क्वायर, इसको पलट कर लिख लीजिए, k1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टे 2, समीकरण नंबर इसे मान लीजिए मेरे दोस्त 3। अब देखिए मेरे दोस्त यही वाला कंडीशन यहाँ पर भी आ गया, k1 स्क्वायर बराबर हमने निकाल दिया क्यू स्क्वायर बट्टे 2, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, चूँकि फिर से वही चीज़ हो जाएगा, चूँकि क्यू स्क्वायर बट्टे 2 एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, क्या है मेरे दोस्त, पूर्णांक संख्या है, अतः क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित होगा। जब क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित होगा और नीचे जो है 2 जो है क्या अभाज्य संख्या है, तो हमने पढ़ा है मेरे दोस्त, अगर स्क्वायर वाला विभाजित हो रहा है तो वो भी विभाजित होगा, अतः हम कह सकते हैं इसलिए मेरे दोस्त क्यू भी 2 से भाज्य होगा, 2 से भाज्य होगा या फिर विभाजित होगा, विभाजित होगा भी लिख सकते हैं आप लोग, विभाजित होगा, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना चमका मेरे भैया, इतना आया ना, क्यू भी 2 से विभाजित होगा। जब क्यू भी 2 से विभाजित होगा मेरे दोस्त, तो इसको भी लिख सकते हैं कि माना, मतलब ब्लैक वाले से लिखता हूँ अच्छा लगेगा, ठीक है, माना क्यू बटे 2 बराबर k2, k2 भी यहाँ पर एक नियतांक हो जाएगा मेरे दोस्त, तो q की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी q की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे दोस्त 2k2, समीकरण नंबर इसे मान लीजिए आप लोग 4। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा, q बराबर हमने लाया है 2 गुणे k2, और यहाँ पर देखोगे तो आपका समीकरण नंबर 2 में आया है p बराबर 2 गुणे k1, तो समीकरण नंबर 2 यहाँ पर लिख लीजिए, तो उसके नीचे p इक्वल टू 2 गुणते k1, समीकरण नंबर 2 है मेरे दोस्त, इसको ऐसे लिख लीजिए 2 गुणे k2। मैंने एक चीज़ बताया था कि k2 जो है और k1 जो है एक नियतांक है, नियतांक होता है क्या, कांस्टेंट वैल्यू, तो दोनों के लिए वो सिमिलर होगा। यहाँ पर जो मेन फैक्टर क्या आ जा रहा है कि दोनों में सम्मिलित है, ठीक है, दोनों में सम्मिलित है, तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं समीकरण नंबर, ध्यान से समझिएगा, 2 व 4 में स्पष्ट है कि 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब देखिए गुणनखंड है, अब उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या है, गुणनखंड है कि इन दोनों में 2 सम्मिलित है। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में माना था मेरे दोस्त, ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, कि p व q सवाल संख्या है, सवाल संख्या का मतलब मैंने बताया था मेरे दोस्त, एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ नंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अगर देखोगे तो p व q को ऐसे जब हम लिखेंगे तो p की वैल्यू अगर हम यहाँ से लिख दें तो 2 गुणे k1 होगा, और q की वैल्यू मेरे दोस्त 2 गुणे k2 हुआ कि नहीं, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यानी कि k1/k2 आएगा ना, इन दोनों में क्या हुआ, 2 कॉमन हो गया, ठीक है। अब भैया नहीं समझ तो ऐसे समझो ना, भैया आपका भाई यहाँ पर है, ऐसे समझ लो कि मान लीजिए आ गया आपका 6/10, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 बटे 2 गुणे 5, ऐसे लिखते हैं ना, तो दोनों में सम्मिलित है कि नहीं, तो इन दोनों में देखोगे तो 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन मेरे दोस्त हमने स्टार्टिंग में बताया था कि p व q सभाज्य संख्या है, सब संख्या का मतलब ये होता है कि एक के अलावा और कुछ कॉमन ना हो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि 2 जो है दोनों में सम्मिलित हो गया। अब क्या हुआ भाई, जब दोनों में सम्मिलित हुआ यानी कि जो हमने माना था वो गलत होगा, तभी तो ऐसा हो रहा है। यहाँ पर कॉमन जब आ गया तो हमने जो माना था कि ये परिमेय संख्या है, अब परिमेय संख्या कब होगी, जब p और q सवाल संख्याएं होंगी, तब p और q सवाल संख्याएं होंगी तब जाकर यहाँ पर परिमेय संख्या प्रूफ होता है। अतः हम कह सकते हैं समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमारा कथन गलत है, इसलिए
गलत है, इसलिए कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है मेरे दोस्त, प्रूव कर दिया हमने। देखिए जब उल्टा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने परिमेय संख्या माना मेरे दोस्त, यहाँ पर आते हैं तो क्या हो कि जो हमने माना वो गलत हो गया। जब भैया गलत है, जब परिमेय संख्या है ये नहीं, तो क्या होगा, उसका उल्टा होगा कि नहीं। यहाँ पर मैंने लिख दिया था हमारा कथन गलत है, या फिर या तो हमारा कल्पना गलत है, अतः हमारा कल्पना गलत है, इसलिए कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। आई होप आप लोग को मेरे दोस्त समझ में आया होगा ये प्रश्न। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है, टाइम भी लगा है, ध्यान से देखेंगे मेरे तो। जिन भाइयों को अभी तक नहीं समझ में आया, फिर से एक बार वीडियो को पीछे जाए, फिर से देखिए मेरे दोस्त, जरूर समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर है एक प्रश्न और, कड़ी में 3, तो ऐसा जरूर नहीं है कि कड़ी में 3 ही पूछे, कड़ी में 5 भी पूछ सकता है। करने का प्रोसेस है ये, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ जब 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, जब 5 करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, इतना समझ में आया। मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, और इसमें 1-2 और प्रश्न है जो इनको करने के बाद ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो अभी आप लोग को नींद आ रही है तो तंदुरुस्त हो जाए, क्योंकि हम लोग बस अब आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं इस वीडियो के। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ और उन प्रश्नों को नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है 2021 और 22 में आ चुका है। ठीक है, और इस प्रकार के कई सारे प्रश्न जो आते रहते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 कड़ी में 2 रखा है, नंबर चेंज कर देगा लेकिन प्रोसेस यही रहेगा, इस प्रकार का कभी भी प्रश्न आएगा तो। ठीक है, क्या कह रहा है कि दिखाइए कि 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर ऐसा भी दे देता था कि सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दोनों कंडीशनों में क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस रहेगा, तो जो तरीका रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों, सिंपली देखिए, इसके पहले जो हमने किया था ना वही काम यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन उतना बड़ा नहीं जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ध्यान समझिए कैसे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है मेरे दोस्त, परिमेय संख्या है। जब भैया परिमेय संख्या है तो हमको पता है कि 3 कड़ी में 2 जो होगा P/Q के बराबर होगा, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 के होता है, और P व Q क्या होगा, सअभाज्य संख्या होगी, सअभाज्य संख्याएं। ठीक है, होंगी, इतना तो आपको पता था पहले से। अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, यह 3 जो यहाँ पर इधर गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ, तो कड़ी में 2 बराबर P/3Q आएगा। अब यहीं पर खेला है सब, अब इसके आगे कुछ नहीं है, बस आप थ्योरेटिकली लिखना है। अब देखिए मेरे दोस्त, P व Q सअभाज्य संख्या होने के साथ साथ पूर्णांक संख्याएं भी है। ठीक है, क्या है मेरे दोस्त, पूर्णांक। सअभाज्य संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है ना। P/Q क्या होती है मेरे दोस्त, पूर्णांक संख्याएं ही तो होती हैं। अब कहोगे सर पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या मेरे दोस्त वैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर जान लीजिए पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है मेरे दोस्त, जान लीजिए। जितने भी आपके नंबर होते हैं, जैसे कि -1, 1, 2, 3, 0, यह सब क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। क्या होती है मेरे दोस्त, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जितने भी नंबर पाए जाते हैं पॉजिटिव वाले, वो पूर्णांक संख्या होती हैं। तो P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या। यहाँ पर नोट कर सकते हैं, चूंकि P व Q पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को समझिएगा मेरे दोस्त। पूर्णांक संख्या मैंने बता दिया कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें मल्टीपल ये जो है नंबर होते हैं हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मेरे दोस्त, अगर हम 1 + 1 करें तो क्या आता है, 2 आता है, यानी कि एक भी पूर्णांक दोनों को जोड़ा 2 आ गया, यानी कि 1 प्लस अगर 3 कर दे मेरे दोस्त 4 आ गया। समझिए बात को, ये दोनों पूर्णांक, इनको जोड़ा तो पूर्णांक ही प्राप्त हुआ ना, दोनों को जोड़ा तो मेरे दोस्त पूर्णांक प्राप्त हुआ। अगर 1 - 3 करेंगे तो बराबर माइनस कर दो, 2 नंबर है, दोनों पूर्णांक, दोनों को घटाएं तो -2 आया, जो कि एक पूर्णांक ही है। इनका गुणा कर ले मेरे दोस्त, 2 गुणे जैसे 4 कर लिए मेरे दोस्त, तो क्या आ जाएगा, 8 आएगा। तो 2 भी एक पूर्णांक है, 4 भी एक पूर्णांक है, और इन दोनों का गुणा करें मेरे दोस्त तो 8 आ गया। अगर 2 गुणते -3 करें मेरे दोस्त, तो ए भी पूर्णांक गुणा करेंगे, समझिएगा पॉइंट को, तो -6 आएगा। ठीक है, यानी कि 2 पूर्णांकों को जोड़ रहे हैं, 2 पूर्णांकों को घटा रहे हैं, 2 पूर्णांकों को गुणा कर रहे हैं, तो पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है कि नहीं मेरे दोस्त, हो रहा है ना। लेकिन क्या हुआ, अगर टर्न आउट कर दें, अगर हम कर दें मेरे दोस्त क्या, कि 2/5, हम क्या किए, 2 पूर्णांकों का भाग दिए। क्या किए मेरे दोस्त, अब क्या किए, जब गुणा किए, घटा लिए, गुणा कर लिए मेरे दोस्त, तो जब भाग पर पहुंचे तो देखेंगे कि 2/5 का अगर हम भाग कराएंगे तो यह पूर्णांक है। आप बताइए,
यह पूर्णांक है मेरे दोस्त। आप कहोगे नहीं सर ये परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं? मैंने कहा कि 2/5 किया, जब दो पूर्णांकों का भाग कराया तो पूर्णांक प्राप्त हुआ नहीं, क्या प्राप्त हुआ? परिमेय संख्या। अतः अगर यहाँ पर देखोगे तो P व Q पूर्णांक संख्या है, इसलिए P व 3Q भी पूर्णांक होगा। ठीक है, पूर्णांक होगा। इतना समझ में आया? क्यों हो रहा है इसके बारे में भी आपको दिख रहा होगा। लेकिन P/3Q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी मैंने बताया मेरे दोस्त, अभी जस्ट मैंने बताया। जब लेकिन मैंने लिखा P/3Q एक परिमेय संख्या होगी, अतः कड़ी में 2 है ना, तो कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन तो ऐसा संभव ही नहीं है, कड़ी में 2 परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या होती है। अब बताओ मेरे दोस्त, नहीं ना होती है। तो अतः हमारा क्या हुआ कि जो हमने माना था हमारा कल्पना का विरोधाभास उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो हम लोग नोट कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए थ्योरेटिकली मेन होता है और इसीलिए बच्चे फंस जाते हैं, स्टूडेंट लोग फंस जाते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्त आपको क्या करना है, इस प्रश्नों को मैंने तो करा दिया सॉल्व, आपको खुद से 2 बार सॉल्व ट्राई कर लेना है। ठीक है, क्योंकि यार लिखना बहुत तामझाम वाला काम है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, मैंने कहा था कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। चूंकि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। इसलिए मेरे दोस्त क्या होगा कि आपका 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ऐसे ही करना है मेरे दोस्त, 2 नंबर में आएगा, आप कर लोगे। ठीक है, और वैसे अगर आपको आ रहा होगा 3-4 मिनट में कर जाओगे, तो 2 नंबर बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, कर लोगे कि नहीं? 2 मिनट इनफ है, मोर देन है इस क्वेश्चन को करने में। मैंने बताने में भले आपको टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन आपको पता रहेगा तो कर लोगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरीके से हमारा यह अभी प्रश्न कंप्लीट होता है। इसमें और एक प्रश्न आप लोग को बताना रह गया, उसको बताकर मैं इस चैप्टर को एंड करूंगा मेरे दोस्त, क्योंकि वीडियो अच्छी खासी लंबी भी हो चुकी है और 1 शॉट में था तो थोड़ा सा लंबा होगा ही। मेरे दोस्त मैं 100% कहता हूँ, जो भी वीडियो को आखिर तक जो भी भाई लोग मेरे देखेंगे उसका यहाँ से 5 नंबर आज कवर हो जाने वाला है। ठीक है, 5 नंबर मैं यहाँ से लेकर जाने वाले हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, साथ में दोस्तों के साथ शेयर, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न नोट करके और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पर अगला क्वेश्चन नोट कर दिया, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या। 2019 और 2020 में आ चुका है प्रश्न, और कई बार ऐसे प्रश्न आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देता है, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस कर देता है मेरे दोस्त, लेकिन प्रश्न ऐसे आते रहते हैं आपके। ठीक है, तो कैसे करेंगे मेरे दोस्त, इसको ध्यान से समझिएगा। अभी तक जो हमने प्रोसेस फॉलो किया वही यहाँ पर भी करेंगे। क्या करेंगे कि लिखेंगे सबसे पहले कि माना 5 माइनस का कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या। क्या है मेरे दोस्त? परिमेय संख्या है। ठीक है, पहला यह करेंगे। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। जब ये परिमेय संख्या है तो हमें पता है कि 5 माइनस का कड़ी में 3 क्या होगा, P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, और Q जो नॉट इक्वल टू है 0 के। अब P व Q जो होगा क्या होगा मेरे दोस्त? सहअभाज्य संख्याएं होंगी, सहअभाज्य। ठीक है, इतना समझ में आया। Q नॉट इक्वल टू 0 के P व Q सहअभाज्य संख्या होंगी, इतना समझ में आया। अब देखिए मेरे दोस्त आगे क्या करेंगे, इस 5 को उधर ट्रांसफर कीजिए। तो इस 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, माइनस नहीं करना है, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए मेरे दोस्त, और या P/Q को पूरे को इधर लेकर आइए। तो जब लेकर आएंगे मेरे दोस्त तो 5 माइनस का P/Q यह प्लस के साथ हो जाएगा कड़ी में 3, इतना होगा बट्टे 1 करके इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, तो Q एलसीएम होगा।
1 से क्यू में भाग लगाएंगे जाएगा क्यू बार में, क्यू का 5 में गुणा यानी कि 5 क्यू आ जाएगा, माइनस क्यू से क्यू में भाग देंगे भाग जाएगी एक बार में, 1 का पी में गुणा तो पी आ जाएगा मेरे दोस्त बराबर कड़ी में 3। इतना समझ में आया? बस यहीं पर रुक जाइए, अब आगे नहीं करना है। चूँकि पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था यहाँ पर भी कह सकते हैं कि पी व क्यू पूर्णांक संख्याएं हैं। क्या है मेरे दोस्त? पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। हमने पढ़ रखा है मेरे दोस्त कि दो पूर्णांकों का जोड़े, घटाएं और गुणा करें तो क्या प्राप्त हो रहा था? पिछले अभी जस्ट मैंने बताया था पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा था ना। तो पी व क्यू का यहाँ पर घट रहा है और यहाँ पर गुणा हो रहा है, तो अतः 5q माइनस का p भी पूर्णांक होगा। इतना समझ में आया? लेकिन मेरे दोस्त मैंने ये भी बताया था दो पूर्णांकों का जब भाग दे रहे थे तो क्या प्राप्त हो रही थी? परिमेय संख्या। क्या प्राप्त हो रही थी? परिमेय संख्या। तो लेकिन 5q माइनस का p बट्टे q जो होगा एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा इसके बारे में मैंने बता रखा है आप लोग को कि दो पूर्णांकों को जब भाग देते हैं तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त जब 5q माइनस पी बट्टे क्यू जो है एक परिमेय संख्या है तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कड़ी में 3 भी इस प्रकार कड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। लिखने वाला ही प्रोसेस है, परिमेय संख्या होगा। जब ये परिमेय संख्या है परंतु क्या मेरे दोस्त? परंतु कड़ी में 3, कड़ी में 2 नहीं, कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः नीचे से लिखता हूं मैं, ऐसा क्यों हुआ कि ये अपरिमेय संख्या है लेकिन आ रहा है आपका परिमेय संख्या? तो इसका कारण था कि हमारी जो कल्पना है हमने यहाँ पर किया कि 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या, ये गलत हो जा रहा है, ये जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः हमारा कल्पना गलत है, तो हमारी कल्पना क्या है मेरे दोस्त? गलत है, गलत है। इस प्रकार क्या हो जाएगा? कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या, सॉरी कड़ी में 3 नहीं पूरा एक, 5 माइनस का कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। समझ में आया मेरे दोस्त? यही हमसे कहा था हमने ज्ञात कर दिया। कैसे ज्ञात करते हैं आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो यह मेरे दोस्त इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न था, क्योंकि देखिए जितने भी प्रश्न मैंने बताए अभी तक इनको आप तैयार कर लेते हो मेरे दोस्त, जितने कॉन्सेप्ट बताए उनको तैयार कर लेते हो तो इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आएगा आपका छूटेगा में 100% कहता हूँ, ठीक है। अपने भाई पर विश्वास रखिए, नहीं छूटेगा। एग्जाम के बाद जब आएंगे तो आप खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे सर मैंने आपसे पढ़ा था और मेरा रिजल्ट कैसा गया है, मेरा रिजल्ट अच्छा गया, मेरा पेपर कैसा गया, आप खुद बताओगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। बाकी मेरे दोस्त इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँ क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक और ऐसे बहुपद के लिए भी वन शॉट लेकर आएंगे, तो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। एक चीज़ और है मेरे दोस्त, जो भी भाई लोग यहाँ तक वीडियो को वॉच किए हैं वो अपने लाइफ को लेकर बहुत सीरियस मेरे दोस्त, वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ तक देखने का मतलब है कि वह पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो पढ़ना चाहते हैं मेरे दोस्त तो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि एजुकेशन ऐसी चीज़ है मेरे दोस्त, टाइम लगता है इसमें, 10 साल 15 साल लगते हैं मेरे दोस्त, लेकिन रिटर्न भी बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक वॉच किए मेरे दोस्त, मेरे तरफ से आप सभी को इसलिए धन्यवाद।